नमस्कार स्टूडेंट, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आर्तव चक्र। देख के स्टूडेंट, ये जो आर्तव चक्र है इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। ऋतुस्राव चक्र भी इसको बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र, ठीक है ना। और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ऋतुस्राव चक्र, रजोधर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको बोलते हैं, और MC भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और माहवारी भी इसको बोलते हैं। इतने सारे नाम है: आर्तव चक्र, ऋतुस्राव, रजोधर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC, माहवारी, ठीक है। इतने सारे नाम है, सभी एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, ये सब हम जानने वाले हैं, ठीक है। इजी वे में आपको बताने वाला हूँ, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल करूँगा, जो कि मोटे मोटे तौर पर आपको समझ में आए, ठीक है। आइए, ये आपको याद रखना है, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ XYZ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है आपको। देखिए, ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। ये तो अंडाशय के अंदर चल रहा है, ओवरी के अंदर ये घटनाएं हो रही है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं ना, अंडाशय का हार्मोन का स्तर है तो, और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये उसके घटनाएं है, ये हार्मोन का स्तर है अंडाशय में और इसकी घटनाएं है, ठीक है, ओवरीज में। थोड़ा सा ऊपर देखोगे आप, ये माइंड मस्तिष्क में हो रहा है, ये हार्मोन का लेवल, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें हो रही है मस्तिष्क में, और ये चीज़ें हो रही है ओवरीज में, और ये चीज़ें हो रही है, थोड़ा सा नीचे देखोगे, ये वाली, ये यूट्रस में हो रही है, ये वाली यूट्रस में, ठीक है। ये यूट्रस में, ये ओवरीज में, और ऊपर वाली मस्तिष्क में, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क और ये ओवेरी और यूट्रस, क्लियर। अब देखिए ये किस प्रकार से होता है। नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये आप डेट मान लीजिए इसको, ये मान लो जनवरी की 1 डेट है, 3 डेट है, मतलब डेट समझ लो इसको, तारीख समझ लो आप एक प्रकार से, ठीक है। सो स्टूडेंट, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये है, आप देख पा रहे होंगे, अब ये लेडीज़ में होता है, ठीक है, क्लियर है। गर्ल्स में होता है ये। अब गर्ल्स को क्या दिखता है, ओनली ब्लीडिंग दिखती है, ब्लड दिखता है, खून दिखता है, वो भी 4 से 5 दिन तक महीने में। बट उनको ये पता नहीं है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंदर कौन कौन सी सिस्टम हमारे प्रभावित हो रहे हैं, कौन सा हार्मोन कम हो रहा है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। एजुकेटेड गर्ल्स को तो पता है, बट अनएजुकेटेड गर्ल्स को पता नहीं है, ठीक है। उनको ओनली ब्लीडिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिख भी ब्लीड ही रहा है। यहाँ पर कितने दिनों तक, 3 से 4 डेज तक यहाँ पर ओनली ब्लड दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रजोधर्म, क्लियर। उसके बाद से ब्लड नहीं दिखता है, कब दिखता है, 1 महीने बाद, फिर बाद में दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिर देख पा रहे होंगे 29 दिनों बाद, क्लियर। तो इसको हम रजोधर्म बोलते हैं। कहाँ हो रही है करना है, गर्भाशय के अंदर, वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है ब्लड। अब देखते हैं अंडाशय में क्या हो रहा है, और ऊपर मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि में क्या हो रहा है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए स्टूडेंट, ये सब हार्मोन का क्रियाक्रम है, ठीक है। हार्मोन में क्या होता है कि जैसे एक बार हो गया, अब बीच में यानी कि 14वें 15वें दिन ओवुलेशन होता है। आप देख पा रहे होंगे इधर अंडाशय में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हार्मोन का लेवल आप देख पा रहे होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ जाता है। क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ, यहाँ पर FSH यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि में LH और FSH यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसको कैप्चर करने के लिए, किसको, पुटिका को, मतलब भाई ल्यूटिनाइजिंग मतलब लूटा दो, ठीक है। और ये FSH यानी कि पुटिका प्रेरक हार्मोन, ये पुटिका को प्रेरित करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये मेन कारण है इसका, ठीक है। तो इसके बारे में स्पेशल मैं बता दूंगा, हार्मोन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो FSH और LH का मात्रा बढ़ जाते हैं, इसके कारण क्या होता है, ये जो देख पा रहे होंगे इधर थोड़ा सा ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि वो जो हमारे पास फॉलिकल था, पुटक था, उससे एक बार आ गया, कब, 15वें दिन, माहवारी से 15वें दिन क्या हुआ, ओवुलेशन हो जाता है। यानी कि अगर आपको एक डेट को
MC आई थी, तो उसके 15 दिन बाद ओवुलेशन होता है। ठीक है, तो इससे क्या समझे आप, यानी कि जिसको प्रेग्नेंट होना है उनको सेक्स करना चाहिए 14 से 15वें दिन। ठीक है, यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा चुका है। ठीक है, कि प्रेगनेंसी के चांस कहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो वो होता है ऋतुस्राव के मिडल में। आप देख सकते हो, जैसे कि अगर 1 तारीख को आपको MC आई है, अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपका जो सेक्स करना चाहिए वो 14 तारीख या 15 तारीख को करना चाहिए, आपकी 100% प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, बट अगर आपको नहीं चाहिए कि हमको सेक्स करना है बट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए अभी क्योंकि हम बैचलर है, तो इसके लिए आपको जो टाइम दिया हुआ है वो आप देख सकते हो फर्स्ट और लास्ट में। ठीक है, यानी कि ओवुलेशन के बचना है फिर आपको, अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ये तो उनके लिए जिसको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर आपको जो सेक्स करना चाहिए वो लास्ट में करना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर आपको MC 1 तारीख को है तो 28 से 29 तारीख को आपको सेक्स करना चाहिए, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एग है वो है नहीं, तो कहाँ से होगी, साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है और ये भी बात आपको समझनी है। ठीक है अब आ जाइए यहाँ पर समझने वाली बात तो हमने समझ ही ली। अब ये जो पीला सा है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस लूटियम बोलते हैं। ये एग को रैप्चर होने के बाद ये जो बचा हुआ भाग है ना, ये कार्पस लूटियम बन जाता है। बन के क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। कार्पस लूटियम किसका करता है, प्रोजेस्ट हार्मोन का सिक्रेशन करता रहता है ऐसे बहुत सारा। कब तक करता रहता है, जब तक एग स्पर्म से ना मिलता। अगर ये मिल जाए तो ये करता ही रहता है, पर अगर ना मिले, स्पर्म नहीं मिलता है एग से, तो फिर ये किस में बदल जाता है, कार्पस एल्बुकेंस में। अब ये जब कार्पस लूटियम कार्पस एल्बुकेंस में बदल गया सफ़ेद संरचना में, तो अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण नहीं होगा क्योंकि कार्पस लूटियम जो है वो कार्पस एल्बुकेंस में बदल चुका है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई। इसी कारण इधर क्या होगा, हमारा जो गर्भाशय का एंड्रोमेट्रियम लेयर है वो टूटने लग जाता है ब्लीडिंग के रूप में और MC हो जाती है। सिंपल, क्लियर। अब बताइए कहाँ डाउट है आपको, ये इतना सा तो चैप्टर ये है, ये तो आपको याद रखना है, ये चार्ट। अब इसमें कहाँ डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आसानी से समझा दूंगा इसको। कुछ भी नहीं है इस प्रकार से, देखो कुछ भी नहीं है, ऐसे मान के चलो ऊपर मस्तिष्क में घटना हो रही है, ये अंडाशय में, दोनों अंडाशय में हो रही है और ये यूट्रस में यानी गर्भाशय में हो रही है। ठीक है, ऊपर हार्मोन का लेवल चेंज हो रहा है और जो मिडल में ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, उनको ओवुलेशन करवाना है। इधर ओवुलेशन हो गया, इधर एक कार्पस लूटियम था, कार्पस एल्बिकेंस में बदल गया, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई, इससे ब्लीडिंग एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ठीक है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी किसको प्रेरित करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। याद रख लो, लिख लो, गांठ बांध लो, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी MC को प्रेरित करती है। बस सिंपल यही है इस टेबल में, और क्या है। इस टेबल से इतना कुछ समझने को मिल गया अपन को। ठीक है, क्या समझने मिल गया कि कौन सा हार्मोन है जो कि MC को प्रेरित करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एक तो यहाँ पर ओवुलेशन को प्रेरित करता है कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कौन सा हार्मोन की कमी से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी अगर किसी महिला को अचीव करनी है तो उनको सेक्स कब करना चाहिए, सिंपल सी बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से 15वें दिन बाद। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो नहीं तो क्या। मिडल में देख लो, अगर किसी को जैसे कि 15 तारीख को आया है MC, तो इसका मिडल क्या होगा, मिडल होगा इसका 30 तारीख। ठीक है, सिंपल, 15 दिन बाद देख लिया कर लो। अब चलते हैं, ये इतना सा भी हमने अचीव कर लिया। अगर किसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको कब करना चाहिए, या तो फर्स्ट में या फिर लास्ट में। ठीक, क्लियर। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्लियर हो ही गया, इतनी सारी घटनाएं क्लियर होएगी। तो अब बताइए क्या चीज़ समझ आप नहीं आ रही, कमेंट करके बता दियो। ठीक है, तो ये होता है आर्थव चक्र, हमने समझ लिया। ठीक है, कितने दिनों का होता है ये, 3 से 4 दिन तक चलता है, और ये जो चक्कर है 28 से 29 दिनों बाद वापस रिपीट होता है। ठीक है, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो बोल जाओ। और 3 से 4 दिन तक चलता है, यानी कि 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है। डिपेंड करता है, किसी में ज़्यादा भी हो जाती है, किसी में कम भी, बट एवरेज बता दिया है 4 से 5 दिन। ठीक है, क्लियर। अब चलते आगे। ये स्वच्छता के बारे में, कपड़े का यूज करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तो कॉमन सेंस है, आपको थ्योरेटिकल बात है, आपको देख सकते हो। ठीक है,
समझ में नहीं आए वहाँ बोल देना, मेरा जो मकसद है आपको समझाना है, ना कि रटाना, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको आप जब सिलेक्शन हो जाएंगे ना, वहाँ समझाया जाएगा अच्छे से आपको, ठीक है। प्रैक्टिकली यानी कि जैसे कि लेबर, अभी तो आप यहाँ पर बच्चे का जन्म कैसे होता है ये पढ़ोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर दिखाया जाएगा। मैंने तो देख रखा है, बहुत सारी लेबर्स देखे हुए हैं, किया भी हुआ है, ठीक है, कि डिलीवर कैसे होती है, ठीक है। तो ये सब पढ़ चुके थे अपन, ये हम देख चुके थे। और इसके बाद ये हो गया क्लियर हमारा। और ओवुलेशन कब होता है तो आपको पता है, चल गया होगा। और कार्पस लूटेम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। और एक ख़त्म होने, एमसी ख़त्म होने को बोलते हैं रजोनिवर्ती मेनोपॉज। 50 साल की उम्र में ये बंद हो जाती है, फिर नहीं आती कभी महिलाओं में, ठीक है। इसके बाद आता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन और अंतरोपण। तो सिंपल सी बात है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, उनके केंद्रों का मिलना, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, सिंपल। ये देखिए, ये जो ना प्लास्टिड लेयर होते हैं एग की, इसको अंदर चल जाते हैं। ये ओनली एक ही शुक्राणु निषेचित करता है, बाद में कितने भी आए वो निषेचित नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर दी हुई है जो ना पेलिसिडा, अंडाणु का आवरण दिया हुआ है, ये नोट कर लेना आप। और साइटोप्लाज्म यहाँ पर दिया हुआ है। और ये ध्रुवीय सेकेंडरी पोलर बॉडी संरचनाएं होती है जो नष्ट हो जाती है बाद में, युग्मनज आप पता ही है, सब पढ़ चुके हैं हम। एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, XY मिला तो लड़का होगा, तो आप जानते ही हो, ठीक है। यानी कि यहाँ समझाने वाली बात नहीं है, जहाँ पर आपको समझाने वाली बात आएगी मैं वहाँ पर समझा दूंगा। ये क्लीवेज विदलन शुरुआत हो गया, निषेचन के बाद क्या होता है, हाँ ये स्टेप समझाने वाली है। यहाँ पर आपको पता है मोरुल अवस्था आती है, क्या बोलते हैं उसको, 16 से 32 की जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं उनको, है ना, 8 से 16 वाली को, 8 से 16 वाली को बोलते, सॉरी, यानी कि 16 कोशिके को बोलते हैं अपन मोरुला। ब्लास्टुला उसके बाद 32 आती है, फिर गैस्ट्रुला आ जाती है। ये पेज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली एग है, यहाँ पर एग और स्पर्म यहाँ पर निषेचित हो गए। फिर 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको हम मोरुला बोल रहे हैं। इसके बाद ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, कॉर्कपुट्टी, इस प्रकार का चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये रह जाएगा। इसके बाद है अपना ध्रुवीय परिवर्तन, यानी कि डेवलपमेंट होगा। अब कोरियोविलाइक ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये आपको थोड़ा सा डायग्राम याद रखना है। ये जो आप ये एम्ब्रियो है, यानी कि बच्चा बनने वाला है, और ये मदर्स की यूट्रस से यहाँ पर अटैच हो जाता है, इस यहाँ पर होता है पेंडिस भाग में, ठीक है। और ये गुहा है ग्रीवा सिलसिला, यहाँ पर होता है म्यूकस, होता है एक प्रकार से प्लग होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर होता है वेजाना के यहाँ पर, ठीक है ना। जब ये डिलीवर होता है ना बच्चा, तब ये हट जाता है, वरना ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बना रहता है, ठीक है, ताकि इनको सेफ्टी रहे, कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना जाए, ठीक। अब अपरा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे। अब आप यहाँ पर देख पर ये होता है प्लेसेंटा, ये। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या होता है, ये आगे थोड़ा सा जा रहा है, ये होता है, इसको बोलते हैं अपन अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अपन अफ्रा, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में अंतर याद है आपको। प्लेसेंटा होता है इस प्रकार का गोल सा, ये होता है प्लेसेंटा, ठीक। और ये लंबी सी संरचना होती है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक, क्लियर, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये है प्लेसेंटा, गोल सा। जानवरों में आपने देखा होगा, और इंसानों में सेम वही कंडीशन होती है, यानी कि कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम उसी प्रकार ब्रेथ होता है जैसे जानवरों का होता है, जैसे किसी बेबी का होता है, जैसे आपने देखा होगा कैट में, डॉग्स में, सेम उसी प्रकार होता है। मैंने खुद देखा हुआ है इंसानों में, ठीक है। और आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी खुद देख लोगे कि कैसे बेबी बाहर आता है वेजाइना से, ठीक है। जब आपकी ड्यूटियाँ लगेगी वहाँ आपको दिखाया जाएगा लाइव टेलीकास्ट, ठीक है। तो अब चलते आगे, प्लेसेंटा हो गया हमारा। अब देखिए आप यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, HCG। एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एक ही बात है। और एक होता है मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। तो ये हार्मोन किसे सिक्रेट होते हैं, अफ्रा से, प्लेसेंटा से। तो अगर ये सिगरेट होते हैं तो समझो
ये ऑल बॉडी में चले जाते हैं, यूरिन में, लेडी के ब्लड में, सभी जगह इसकी मात्रा बढ़ जाती है, एचसीजी और मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो अगर किसी लेडी के यूरिन में मानव ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंपल सी बात है। तभी तो आजकल जो मार्केट में किट आ रहे हैं ना, प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट, उनमें क्या चेक किया जाता है, यही हार्मोन चेक किया जाता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन और मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन चेक किया जाता है। ये होता है उन किटों में जो मार्केट मेडिकल पे अवेलेबल है। उनमें अपन क्या करते हैं, ये किट है जैसे, उनमें थोड़ा सा गर्ल्स का यूरिन डालते हैं 1-2 बूंद, तो उस बूंद में अगर ह्यूमन हमारा जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो प्रेजेंट होगा तो समझो लेडी प्रेग्नेंट है, अगर नहीं होगा तो समझो प्रेग्नेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। यानी कि ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, क्योंकि ये अपरा से सिक्रेशन होता है और अपरा कब बनता है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यही कारण है। और जो मार्केट में अवेलेबल है वो किट, वो ये डिसाइड करते हैं, वो ये डिटेक्ट करते हैं कि इनमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कैसे टेस्ट करते हो तो उसमें एडवाइस दिया होता है कि कैसे आपको टेस्ट करना है। मैं आपको बता दूं, सुबह का सैंपल लेना होता है, मॉर्निंग का। जैसे कोई लेडीज़ का अगर आपको टेस्ट करना है तो जैसे सुबह उठती है तो सुबह का यूरिन थोड़ा सा चम्मच में लेना होता है और उसके बाद ड्रॉप से उसमें भर लेना है, ड्रॉप आती है 1 ड्रॉप। उसके बाद आपको उस किट में डाल देनी 1-2 बूंद और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो अगर आपको उसमें गोनेडोट्रोपिन पॉजिटिव होगा तो प्लस का आइकन दिया होता है, वो अलग अलग पहचान होती है कि प्लस पे होगा तो पॉजिटिव होगा, डबल प्लस होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वो इंडिकेट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी को, अगर उसमें होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है, प्रेगनेंसी को, गोनेडोट्रोपिन। क्लियर। अब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और रिलैक्सिन एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जो कि HCG और HPL। अब यहाँ पर आपको क्या, रिलैक्सिन तो सिंपल सी बात है, रिलैक्सिन स्त्री के केवल सक्रियता स्थिति में उत्पन्न होता है। इसके अलावा हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसमें मतलब प्रेगनेंसी में इतने सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं, शरीर और हो जाता है, बॉडी और हो जाती है एक प्रकार से, इतने सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है कौन कौन से हार्मोन बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक्टोड्रम का निर्माण होता है, एंडोड्रम का निर्माण। ये शिशु स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम सेल आपको याद रखनी है। निश्चित तरह की कोशिका होती है जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। स्टेम सेल गूगल पे देख लेना, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टेम सेल्स। और चलते आगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, किस प्रकार से बनेंगे, ये तो आर्थ चक्कर से बनेंगे आपके सबसे ज़्यादा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से। किस हार्मोन की कमी से होता है, कौन से हार्मोन की अधिकता से ओव्यूलेशन होता है, अगर FSH LH की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अपन कहाँ आ गए थे, हमारा ये हो गया था एक्टोड्रम, एंडोड्रम। स्टेम सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल्स वो होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे किसी बेबी का ब्रेथ हुआ तो उसके बाद वो नाल निकलती है ना, उसको इन फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है ताकि कोई भी रोग हो तो इनका इंजेक्शन इसको दे दिया जाए बेबी को, ताकि उसमें रोग जैसे कैंसर जैसी बीमारी हट जाए। वो होते हैं स्टेम सेल, और इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, स्टेम सेल के ऊपर बहुत सारा। स्टेम सेल्स क्या होती है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, न्यूज़पेपर में और बहुत सी न्यूज़ में आपको दे दी जाएगी स्टेम सेल क्या होती है। बहुत बड़ी मेडिसिन बनाई जा रही है स्टेम सेल की। ठीक है, अब चलते आगे, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण। इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, प्रसव तो आप जानते हो। हाँ, मनुष्य की जो जेस्टेशन पीरियड है यानी कि गर्भावधि कितनी होती है, 9 महीने की होती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि गाय की कितनी होती है, तो गाय की भी सेम होती है। यानी कि आपको बकरी, गाय, डॉग, इन सभी को जेस्टेशन पीरियड याद रखना है। ठीक है, रख लोगे, कुछ याद रखना है, कुछ जानवरों के, ऊँट के, हाथी के जेस्टेशन पीरियड जैसे कि आपको लाइफ अवधि याद है उसी प्रकार। ठीक, क्लियर। अब चलते आगे, गर्भ फीटल इंजेक्शन रिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल याद रखना है। कोलेस्ट्रॉल प्रथम जो स्थान में पीला सा दूध निकलता है फर्स्ट बार में, बच्चे के जन्म होने के बाद फर्स्ट बार में जो पीला सा दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है, ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में याद रखना है। किसके बारे में, ऑक्सीटॉक्सिन। क्या होता है ऑक्सीटॉक्सिन,
ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही हेल्प करता है, जिससे बेबी बाहर आता है। और हमने जो ड्यूटी के दौरान जो प्रैक्टिस अचीव की है वो भी यही की है कि उनको टैबलेट दे दी जाती है महिलाओं को, जो भी मदर्स है उनको, ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उससे बेबी बाहर आए। कितनी देते हैं मैं आपको बता दूं। ऑक्सीटोसिन टैबलेट देते हैं और इंजेक्शन भी देते हैं 200 mg का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन 200 mg, क्लियर। ये टैबलेट उनको दे दी जाती है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गर्भाशय संकुचित हो और बेबी बाहर आ जाए और ब्रीथ हो जाए, ठीक है। तो ब्रीथ होने के बाद बस बल्ले बल्ले मिठाइयाँ बढ़ती है फिर तो। और हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया। और यहाँ पर आपको ये सारी बातें याद रखनी है, जो भी हमने पढ़ा था उनका पूरा सारांश है कि वर्षन में कितनी पालियाँ होती है। हमने फर्स्ट जो पार्ट पढ़ा था उसमें देख चुके थे कि 250 होती है और प्रत्येक में 1 से 3 शुक्र जननलिकाएँ होती है, यानी कि टोटल 800 शुक्र जननलिकाएँ होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शुक्र जननलिकाएँ के अंदर की बात करें तो वहाँ पर सर्टोलिक कोशिकाएँ और जर्म कोशिकाएँ होती है, जर्म कोशिकाएँ, ठीक है। शुक्र नलिका के अंदर। बाहर की बात करें तो बाहर का जो वातावरण है वहाँ पर लीडिंग कोशिकाएँ होती है, जो कि एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का, क्लियर। इसके बाद हमारा जो था प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन कंप्लीट है कि प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है मेल में टेस्टिस और लेडीज़ में ओवरीज, क्लियर। ये सारा सारांश आपको पढ़ना है, पढ़ दोगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है मानव जनन का तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने अभी पढ़ाया है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको 100% याद रखना है जो मैंने बताया है, ठीक है। और इसको लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दो।